गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी के एजुकेशनल चैनल पर। आज हम जो है वही फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। इसमें पहले में जो पहले चैप्टर के अंदर एक पोएम दे रखी है, शायद एक्चुअली दो पोएम है। एक तो फायर एंड आइस और एक और है, देखो ये दिखा देते हैं हम। एक है ये डस्ट ऑफ स्नो, शुरुआत हम इससे करें। ये इसके बारे में, इसकी समरी, इसकी जो क्या बोलते हैं ना उसे, पोएम स्कीम, एक्सप्लेनेशंस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दो पोएम है, पहले पोएम के बारे में समझेंगे, फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू जो भी आप चाहते हैं वो सब मिलेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को जो है पढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें पढ़ो एनसीईआरटी को, जिससे आप बहुत ही नॉलेजेबल चीजों का लुत्फ उठा सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, अब मैं जो है इस पोएम को शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोएम लिखी किसने है? ये लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। तो बेसिकली रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये जो पोएम लिखी है, ये भाई ये है अपने आप को, जो आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हमारा क्या हाल चल रहा है, डिप्रेस्ड है, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम डिप्रेस्ड हैं कि भाई कुछ हो नहीं पा रहा है, सब कुछ ऐसे ही है। तो इसने इस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कि भाई चीजें होंगी लाइफ में बेकार, हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी है, ये इस पोएम के थ्रू उसने समझाने का कोशिश करा है। जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है बेसिकली वो पूरा दिन उसका ना बेकार होता है, तो वो अपना बेकार दिन के साथ वो जाता है एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है, जिसके ऊपर बर्फ गिरी हुई होती है, और उसके ऊपर बैठा होता है एक क्रो। तो ये है आपका ट्री। ठीक है भाई, हेमलॉक का ट्री ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पोइट है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर ऊपर जो है इसके डाल पर, इस पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। तो अब जो है हम आपको इस चीज को बताएंगे। देखो कौन बैठा हुआ है यहाँ, ये बैठा हुआ है कौवा। बत्तख लग रही है पर है कौवा। ठीक है, अब ये कौवा क्या करता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये क्या है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। बेसिकली हुआ क्या, कौवा जैसे ही उड़ता है ना तो इसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है, तो बर्फ इसके ऊपर आके गिर जाती है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड seems a part of the day I had rued। भाई देखो, इसके कहने का मतलब है ये दो चीज हैं, जैसे कौवा और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री ना एक जहरीला फल होता है, उसका पेड़ होता है हेमलॉक। हेमलॉक का पॉइजनस ट्री होता है हेमलॉक। तो ये जो कौवा और हेमलॉक है, ये नेगेटिव सिंबल्स हैं। क्या है ये? एक नेगेटिविटी के सिंबल दिखाए हैं। तो इसने क्या करा भाई, ये एक नेगेटिविटी के ऊपर एक नेगेटिव चीज सोचते हुए वो बैठा हुआ था, पर जैसे ही उसने अपनी नेगेटिविटी को हटाया और उसके ऊपर बर्फ गिरी और उसकी सोच बदली, तो क्या हुआ, बाकी बचा हुआ जो दिन था जिसे वो उस सोच में बेकार कर देता कि यार वो हो जाता तो ये हो जाता, तो ये है वो है, उसको उस गिल्ट से उसने उसे बाहर निकाला, उस दुख से, उस डिप्रेशन से उसने उस बर्फ जो वो गिरी मूड बदला, उससे उसने बाहर निकाला। ठीक है, कि भाई डिप्रेसिंग डे है, अपना हेमलॉक के नीचे बैठा हुआ है, जैसी बर्फ गिरती है वो भाई पोइट के ऊपर, कुछ नहीं, एकदम एकदम चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, एकदम खुशमिजाज मूड हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? इससे क्या होता है, वो बाकी दिन जो बाकी वो काम करता वो अच्छे मूड से काम करेगा। वो उस चीज को सोचते हुए वो बाकी काम, अगर भाई आज हमारा कोई पेपर है
या हमारे स्कूल में आज टेस्ट हुआ, ठीक है, पर आज हमें जो है शादी में भी जाना है, आज शादी भी है, हमें टेस्ट में मिल गया सी या हमारे नंबर कम आए, ठीक है, तो हम उस टेस्ट का दुख बनाते हुए उस शादी को भी या जो हमारी पार्टी है उसको भी रुइन कर देंगे कि यार है यार, हम वहाँ वो मजे नहीं ले पाएंगे, हम वहाँ वो खुशी को ढूंढ नहीं पाएंगे कि यार ये क्या हो गया यार, नंबर कम, ठीक है, एक ही तो है, मेहनत करेंगे दूसरे में फिर ले आएंगे, ये अकेला एक पेपर थोड़ी है। तो हम उस शादी को एंजॉय नहीं करेंगे, वहां पे जो चीजें हो रही हैं उसको एंजॉय नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो क्रो था, ये जो स्नो गिरी इस पे, द डस्ट ऑफ स्नो जो उस पे गिरी, उसने क्या करा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूड, कि भाई जो बाकी बचा दिन था वो मैं दुख में बिता देता, कि भाई जैसे इसने फर्स्ट हाफ तो अपना रूड, भाई रूड का मतलब होता है दुख, यानी कि बुरा फील करना, बुरी फीलिंग में बिताता, या बुरी फीलिंग में जो मैं बिता चुका था, हेड आ रहा है ना, हेड आ रहा है, चुका था, तो इस हिस्से को मैं भाई बुरी फीलिंग में बिता चुका था, और ये हिस्सा मेरा बचा हुआ था, मैं इस फीलिंग को आगे ले जाता कि भाई हाँ यार बुरा बुरा बुरा, तो इसने इस चीज से मुझे बाहर कर दिया, मैंने जब इस क्रो को उड़ाया, इस पोयम में ये बता रखा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या बताया, और क्या चीज हम इसमें और क्या देख सकते हैं जो आपको आंसर लिखने में मदद करेंगी। ये पोयम हाईलाइट करती है छोटी छोटी चीजें, कि भाई छोटी छोटी चीजों के अंदर हमें खुशी ढूंढनी है। द पोयम लिखना, इस चीज को, इस पॉइंट को लिख लो, द पोयम हाईलाइट्स हाउ इवन द स्मॉलेस्ट इनसिग्निफिकेंट मोमेंट इन नेचर कैन हील ह्यूमन सैडनेस एंड शिफ्ट अवर पर्सपेक्टिव। अब आप किसी दुख में झील के पास बैठे हो, यहाँ पे आपकी झील है, ठीक है, और आप यहाँ पे अपना बैठ के दुख बना रहे हो कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना, आप अपना यहाँ बैठे हुए हो और दुख बना रहे हो, तभी यहाँ पे आप देखते हो क्या, दो फिश ऐसे अपना ऊपर छलांग मार रही है, या एकदम कुछ कौवा या चिड़िया जो भी है वो यहाँ आकर बैठती है और दो चिड़ियाएं अपना खेलना शुरू कर देती, तो आप उन्हें देख के खुश होगे कि भाई अरे बहुत अच्छी चीज है ये, तो वही वो नेचर जो है हील करती है आदमी को, पर आजकल नेचर है ही नहीं, सब चीजें कट रही हैं। ये इस पोयम का क्या है, काम है। अब इसकी जो है राइम स्कीम क्या है, भाई पेपर में आती है ना, पोयम की राइम स्कीम क्या है इसकी, बोलना नहीं है, वो जरूर पूछते हैं। इसकी है भाई बी ए बी सी डी सी और डी, ये इसकी राइम स्कीम है, समझ गए। ये था भाई हमारी पहली पोयम के अंदर जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब चलते हैं हम अगली पोयम पे जिसका क्या नाम है, फायर और आइस। देखो हेमलॉक क्या लिख रखा है इनने, अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। खूबसूरत बहुत होता है भाई हेमलॉक प्लांट, अगर आप हेमलॉक को देखोगे बहुत खूबसूरत प्लांट है, एक से बढ़कर एक, मतलब तगड़ा ही है वो, बहुत बहुत खूबसूरत प्लांट है वो, मतलब उसके अच्छा है, पर पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। मैं सोच रहा था फुल स्क्रीन कर लूं पर मच बेटर। अब ये क्या कह रहा है, वट इज डस्ट ऑफ स्नो, वट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज अ पोइट मूड चेंज्ड। ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, बताओ, कि भाई कैसे बदला। बट डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इट रेफर्स टू द फाइन टाइनी पार्टिकल्स और फ्लेक ऑफ स्नो जो ब्रांचेस पे कलेक्ट होगी थी, और उसका मूड कैसे बदला, जैसे ही कौवे ने वो पार्टिकल उसके ऊपर गिरे उसका मूड बदल गया, है ना। वट डज द पोइट से हैज मूव्ड हिज चेंज्ड, भाई द
मूड एकदम कैसे शिफ्ट हुआ, डिप्रेस से जो रिग्रेट होता वो चीयरफुल हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि नहीं यार अब करेंगे, आग लगा देंगे, मौज बना देंगे, है कि नहीं? यही करा ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी देख लो। बस डिस्कस कर रहे हैं, लिखे हुए आंसर वो हम सब मैं अगली वीडियो में करूंगा, जस्ट एज अ स्मॉल डिस्कशन, छोटा छोटा डिस्कशन है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? भाई नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करा, कैसे इसने जो है रिप्रेजेंट करा है, इसने नेचर को पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करा है। कि देखो, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम, कौन सी है जो फ्रोस्ट ने, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? बिल्कुल भी नहीं। क्रो कभी मेंशन आपने देखा है होते हुए? हमेशा ज्यादातर कौन सी चिड़िया पोएम में मेंशन होंगी? कोयल होगी, कुक्कू है, पिकॉक होएगा, नाइटिंगल्स होंगी, ऐसी ऐसी होंगी है। पर कभी वो क्रो को मेंशन होते देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रो इज ऑफन मेंशन, नो, नेवर। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? क्रो कैसी इमेज बनाता है आपके माइंड में? नेगेटिव। नेगेटिव ही तो, हार्श साउंड, बैड ओमन। बैड ओमन मतलब क्या होता है? बैड ओमन, भाई माइनक्राफ्ट अगर खेलते होंगे तुम, गेम वगैरह, तो उसके अंदर बैड ओमन का एक एन्चेंटमेंट भी है, ध्यान रखना। भाई गेम नहीं डिस्कस कर रहा, पढ़ाई डिस्कस कर रहा हूँ। पर रेफरेंस भाई, इंग्लिश ऐसी सीखी जाएंगी। इंग्लिश कोई किताब पढ़कर, ग्रामर पढ़कर, या नॉर्मल चीजें से कि भाई मैं ग्रामर की बुक ले आता हूँ, 50 रुपए की बुक ले आया, पढ़ ली, अच्छा, था है, थी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नहीं नहीं नहीं। बोलनी सीखनी है, मतलब सीखना है, वर्ड मीनिंग सीखना है, आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप गेम भी खेल रहे हो तो उसके अंदर कोई भी वर्ड ऐसा आया जो आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे पता नहीं लग रहा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा अभी उस टाइम पे, उस वर्ड को ध्यान रखो, बाहर जाके देखो, फोन पे, जब तो फोन है यार, फोन पे तुरंत देख लो। अच्छा, बैड ओमन मतलब क्या होता है? बैड ओमन मतलब होता है अपशगुन। ओमन, बैड ओमन मतलब क्या होता है? अपशगुन। क्रो किसको, अपशगुन को, डार्क सैडनेस, दुख को जताता है ना? भाई अब ये वही बात कर दी इसने कि व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल, ओक और पाइन? भाई जब वो इसमें नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड को, तो वो हेमलॉक का ही करेगा, क्योंकि हेमलॉक क्या है, एक, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसमें छोटे छोटे सफेद फ्लावर लगे हुए हैं। वो अपने आप को दर्शा रहा है, डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड को दर्शा रहा है कि छोटी खुशियां हैं जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है कि नहीं? वट डू दी क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बताओ। सोरो और डिप्रेशन ही करेंगे। वट डज दी डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक ऑफ द ट्री, क्या डिस्कस, ये क्या करेंगी? नेचर का जॉय, हीलिंग है, फ्रेश पर्सपेक्टिव, यही तो करेगी, और क्या करेगी? अब ये हमसे पूछ रहा है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड, होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मोमेंट दे? भाई ये अब आप पे है। हम स्टूडेंट्स की लाइफ में भाई ये वर्ड हमेशा रहेगा, और ये वर्ड भी रहेगा, पर हमें ये होना नहीं है, ये कभी नहीं होना। जब भी लगे ना ऐसा हो रहा है, आसपास देख लो, युद्ध लड़ने के कारण ढूंढो कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, बस अपने आप मन आ जाएगा कि हाँ मैं इसकी वजह से लड़ रहा हूँ, या मैं इस कारण से लड़ रहा हूँ। अपने आप को ही कारण बना लो, खुद को कुछ प्रूफ करना है, बस ये वर्ड्स अपने आप खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से, जीरो, नील, गायब, कुछ नहीं होएगा फिर। क्या डिप्रेस, क्या होपलेस, ताकत दे रखी है, बदल दोगे सब कुछ। चलो अब अगली पोइम पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, फायर और आइस। ये भी एक बहुत तगड़ी पोयम है भाई, ये भी सेम पोइट ने लिख रखी है, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में भाई क्या बताते हैं, ये फायर और आइस के बारे में बताते हैं।
Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. भाई कोई ये इसमें ये कहना चाह रहा है, पोयम एड्रेस कर रही है पुरानी जो पहले से मान्यता चलती आ रही है कि भाई जो धरती खत्म होगी वो बर्फ से खत्म होगी कि आग से खत्म होगी। भाई जैसे आदमियों का व्यवहार है, जैसे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लालच और बहुत सी चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फायर ऑफ डिजायर, लालच की आग। तो पोइट क्या कह रहा है? धरती किससे, वो क्या कह रहा है? होल्ड विद टू दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूं जो धरती को कह रहे हैं आग से खत्म होगी। ऑफ कोर्स आग से ही खत्म होगी। डिजायर की आग, लालच में वो पूरी धरती को खा जाएंगे। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। भाई ये कह रहा है दूसरी, फिर कह रहा है भाई, और वो विश्वास कर रहा है कि ठीक है आग से भी खत्म होगी, पर वो कह रहा है आइस से भी खत्म हो सकती है। कैसे? इसके कहने का मतलब है बुराई, जो बुराई है उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म, एकदम आदमी अंदर से ब्लैंक रहेगा, ठंडा रहेगा, कोई दुख नहीं कुछ नहीं, बस मारना है तो मारना है, जिसकी वजह से वो पूरी इंसानियत को खा जाएगा। क्या कर जाएगा? खा जाएगा, खत्म कर देगा। कि भी सफाइस मतलब होता है भाई सफिशिएंट है, और यही सफिशिएंट होगा। और पेरिश, इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि भाई अगर मुझे दो बार मरना हो, पेरिश, एक होता है चेरिश, एक होता है पेरिश, दो होते हैं भाई ये। चेरिश खुश मिजाज, पेरिश मतलब मरना। वो कह रहा है दूसरी बार जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आइस से होएगा। आइस से कैसे होएगा? लोगों के अंदर क्रुएल्टी, जो इसने आइस को, इससे फायर तो दिखाई है क्या? लालच, ग्रीड। फायर का क्या? फायर किसको सिंबलाइज कर रही है? ग्रीड को। किसको सिंबलाइज कर रही है? ग्रीड को। और आइस किसको सिंबलाइज कर रही है? हेट्रेट को, क्रुएल्टी को। किसको कर रही है? क्रुएलिटी को। कि भाई दूसरी बार जो जाएगी धरती वो क्रुएलिटी की वजह से जाएगी, और पहली बार आग से जब जाएगी तो लालच की वजह से जाएगी। इसमें इसने ये बताने की पूरी पूरी कोशिश करी है कि भाई धरती के अंदर लोग जो हैं अपनी टॉक्सिक इमोशंस को नहीं रोक पाएंगे, जिसकी वजह से बर्फ से जाएगी, है ना? और अगर वो अपने लालच को नहीं रोक पाएंगे तो वो किससे जाएगी? जो इमोशंस हैं लालच के वो वायलेंट हैं, जिससे क्या होंगी? जंगे होंगी और धरती खत्म हो जाएगी। फायर किसको कर रही है? डिजायर, ग्रीड, पैशन। और आइस, हेट्रेड, कोल्डनेस, क्रुएलिटी। ठीक है, जो क्या कर रही है? लोगों के रिलेशनशिप को खत्म कर रही है, लोगों को एकदम सुन्न बना रही है, क्रूल बना रही है कि अरे मर रहा है, मार रहे हैं, मार दो। होता है ना धरती पे, यही तो चलता आ रहा भाई। इंसानियत यूं ही तो खत्म हो रही है। देखो पेरिश मतलब मरना, और सफाइस मतलब सफिशिएंट होना, बहुत है भाई, यही है ना? अब इसके कुछ समझ गए कि भाई फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब ये देखो, इसने यही क्वेश्चन पूछ दिया, बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर द फ्रोस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? भाई देखो, ये किसके लिए है? मैं जो है ये प्लस होगा फायर के लिए, तो देखो मैं बस यहाँ बना देता हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा ज्यादा। प्लस फायर के लिए और माइनस आइस के लिए। ग्रीड किसके लिए होगा? ग्रीड होगा भाई फायर के लिए, है कि नहीं? ग्रीड फायर के लिए होगा। कोल्डनेस ऑफ कोर्स है यार, आइस के लिए ही होगा। इनडिफरेंस आइस के लिए होगा। रिजिडिटी आइस के लिए होगा। रिजिडिटी मतलब
सख्त, क्रूअल, वही कि भाई बिल्कुल सख्त है यार, इसमें इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, सामने कोई मरा पड़ा है, अच्छा ठीक है, काट रहे हैं काट दो, कोई वो बात है ही नहीं। लस्ट, ये आग, वासना, लस्ट का मतलब होता है वासना, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एवराइज, ये वर्ड अच्छा है। एवराइज का मतलब क्या होता है? एवराइज का मतलब होता है भाई, एक मिनट अभी रुक जाओ, हाँ मेरा पेन हिल गया भाई थोड़ा सा। एवराइज का मतलब होता है लालच, पैसे का लालच। लालच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आग को, तो हम प्लस लगा देंगे। फ्यूरी, आग को। क्रुएलिटी, माइनस को। इंटॉलरेंस, ये किसको करेगा? जल्दी बताओ। आग को। भाई सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, सहन शक्ति रहेगी नहीं। हेट्रेड, हेट्रेड किसको करेगा? आइस को। क्रुएलिटी, आइस को। इंसेंसिटिविटी, आइस को। कॉन्फ्लिक्ट, आइस को। है कि नहीं? ये सब भाई इमोशंस ने इसमें बांट दिए। और अब इसकी जो क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम क्या है? देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, राइमिंग स्कीम के जरूर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राइमिंग स्कीम, ध्यान रखनी है। लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसके आंसर्स का ले लो, नहीं तो मैं वैसे करवाऊंगा पूरे, चिंता मत करो, पूरे होंगे आंसर्स, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या होगी भाई इसकी, जल्दी बताओ। अंदाजे से यार पढ़ तो रखी होगी राइमिंग स्कीम, तो ये है ए बी, लास्ट की लाइन ना, लास्ट की लाइन सेम आती है, सेम ट्यून में बजेंगी इनकी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, लाइन अलग हुई। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आयर, आयर, दोनों में आयर आयर आ रहा है, तो यानी कि सेम ट्यून आ रही है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आई होल्ड टू डू, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आयर, फिर से आयर की ट्यून आई, ए, ठीक है। बट आई इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे ट्यून क्या हुई, ये चेंज होगी, तो यानी कि आइस वाली ट्यून आई ना, तो हमने आइस को क्या बोल रखा है, बी, तो यहाँ पे भी क्या बज रहा है, आइस, बी, तो इसमें क्या बजेगा, फिर यहाँ पे ट्यून बिल्कुल ही बदल गई। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो यानी हम इसे क्या कह देंगे, सी। टू से क्या आ रहा है यहाँ, आइस, तो यहाँ क्या आ जाएगी, क्या आएगा यहाँ, टू से वट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, जल्दी बताओ। अगर आइस है तो इधर क्या आएगा, ये ट्यून ऐसी आनी चाहिए, ट्वाइस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस आता तो हो जाता है, अलग ट्यून जा रही है कि नहीं, तो ये आ जाएगा डी, ठीक है। इसमें इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस देख रहे हो, एक साथ बोलेंगे तब जाके ये बी लगेगा, है कि नहीं। ये सी, हमने इसे सी क्यों लिया, क्यों लिया जल्दी बताओ। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ एट इज ऑल्सो ग्रेट, एट, ग्रेट, दोनों की ट्यून सेम आ रही है, ये होती है डायनामिक स्कीम, इनकी ट्यून सेम आएंगी। अब इस ऊपर वाली की भी देख लो एक बार, जो मैंने बताई थी, इसकी क्या राइमिंग स्कीम होगी। बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर बस इस वीडियो को हम यहाँ एंड कर देंगे, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, जल्दी से एक बार खुद ट्राई करके देखो इसको। मैं 5 मिनट का, 5 तो नहीं यार, 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसका जो है, क्या बोलते हैं, इसकी स्कीम क्या बनेगी वो बताओ मुझे। डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम की स्कीम क्या बन सकती है, जरा सोचो, क्या बनेगी, सोच के बताओ जल्दी जल्दी। हम्म, सोच लिया, चलो अब बताता हूं मैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow, ओ, ओ, तो यानी कि ए से शुरू हुआ,
तो भाई ये तो ए आ गया, और ये भी ए आ गया। ऑन मी ट्री, ये बी आ गया, ये भी बी आ गया। ट्यून दोनों की सेम आ रही है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ई ई, ओ ओ, दोनों का सेम आ गया। अब अगले पे आते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, देखो ट्यून बदल गई, सी। अ चेंज ऑफ मूड, यहाँ पे अलग है, डी। एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट पार्ट, सी। ऑफ अ डे आई हैड रूड, उड, ड, ड, डी। ये है इसकी स्कीम, ए बी सी डी सी डी। समझ गए स्कीम बनाना? स्कीम बनाना इतना आसान है? बहुत आसान है यार, स्कीम की टेंशन मत ले करो, ट्यून पकड़ो बस। ट्यून सेम जानी चाहिए, जो पहले पे ट्यून बन रही है भाई, जो हमेशा पहली होगी वो ए लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरी की अगर ट्यून अलग है तो वो बी हो जाएगी। तो आपका अगर पहले स्टैंजा की ए बी में बनेगी, फिर दूसरी स्टैंजा की सी डी में बनेगी, फिर इसके बाद अगर वो स्टैंजा होता तो वो फिर ई और एफ में बनती। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? दोनों पोएम क्लियर है ये? ठीक है। अब मैं इस वीडियो को भाई यहाँ एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहले इससे जो है चैप्टर की वीडियो आएगी, जो हमने इससे पहले करा है, लेटर टू गॉड वाले के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और फिर डस्ट ऑफ स्नो और इनके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर डिस्कस करेंगे हम। मैं लिख के लाऊंगा उसमें उसमें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जाते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे तुम्हारा भी फायदा हो, है ना, बाकी बच्चों का भी हो। शेयर करोगे उसका भी फायदा होगा, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय।